नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हमें बात करनी थी अपने आर्ट एंड कल्चर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग तो नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है। मधुबनी पेंटिंग अगर कहा जा रहा है तो कहाँ के पेंटिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग। तो मंजूषा पेंटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं क्या, मधुबनी पेंटिंग के बारे में। यही दो, पटना कलम चित्रकला के बाद यही दो मेजर बच जाते हैं जिनके ऊपर हमको थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी। ठीक है, मंजूषा पेंटिंग। देखिए, ये दोनों बिहार के दो अलग अलग रीजन्स में ये पेंटिंग की जाती है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही ये समझ में आ रहा है कि मधुबनी पेंटिंग कहने का मतलब हुआ कि ये जो पेंटिंग होगी कहीं ना कहीं अपने मधुबनी वाला जो एरिया है बिहार का, यहीं पे ये पेंटिंग की जाती होगी। ठीक है, बिहार का मैप कुछ याद कीजिए और बनाइए। ठीक है, ऐसा ही बनता था बिहार का मैप। बिहार के मैप वाले सेक्शन में हमने सीखा था बिहार का मैप कैसे बनाना है। ठीक है, बिहार का मैप बन गया। तो मधुबनी का जो रीजन पड़ता था वो कहाँ पड़ता था, पूरब, पश्चिम से पूरब जाते समय शिव ने सीता को मधुबन में सुंदर से किशन को दिखाया। ठीक है, तो मधुबन यानी मधुबन का जो एरिया है वो ये एरिया है। इस एरिया को मिथिला रीजन भी कहते हैं। मिथिला रीजन, मिथिला। भगवान राम जी शादी करने के लिए यहीं गए थे, सीता मैया यहीं इसी एरिया की रहने वाली थी। मिथिला रीजन, इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, देखिए सीतामढ़ी, नाम से ही समझ में आ रहा है सीतामढ़ी। ठीक है, मधुबनी, दरभंगा, इसके अलावा इसमें कुछ एरियाज आ जाते हैं सुपौल के भी और सहरसा के भी। ठीक है, मैप अगर आपको क्लियर होगा तो ये चीज़ दिमाग में बैठ गई होगी कि अगर मिथिला रीजन की बात करेंगे तो कौन कौन से एरिया जिसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेंटिंग जो है मिथिला रीजन से संबंध रखती है। ठीक है, देखिए मिथिला पेंटिंग यानी मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग के बारे में आज तक मेंस में बीपीएससी ने प्रश्न नहीं पूछा है। जीएस सेक्शन में पूछने के आसार भी बहुत कम है क्योंकि सिलेबस में इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। इन्हीं तीन चीज़ों को डिफाइन किया गया था जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इनको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिए गए हैं। ठीक है, देखिए ये जो पेंटिंग है ये मिथिला रीजन की पेंटिंग है। मिथिला रीजन, मिथिला रीजन हमको पता है, हमने देखा कौन कौन सा रीजन है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर ये मिथिला रीजन से पेंटिंग है, पेंटिंग बिलोंग करती है तो कहीं ना कहीं इसकी हिस्ट्री भी इस मिथिला रीजन की हिस्ट्री से ही जुड़ी हुई होगी। तो इस पेंटिंग को जब आप ट्रेस करेंगे तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका रामायण पीरियड तक जाता है। ठीक है, रामायण पीरियड तक जाता है। रामायण पीरियड में क्या प्रसंग है कि जब राम जी और सीता जी का शादी हो रहा था उस वक्त राजा जनक ने अपने वहाँ के जितने भी लोग थे मिथिला रीजन के, उनसे कहा कि तुम लोग खुशी में पेंटिंग्स बनाओ। और उन लोगों ने जो पेंटिंग्स बनाई उसको हम आज के डेट में मिथिला पेंटिंग यानी मधुबनी पेंटिंग के नाम। मधुबनी पेंटिंग क्यों स्पेसिफिकली कहा देते हैं, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक है, इन जनरल इसको मिथिला पेंटिंग कहते हैं, लेकिन चूंकि इसको जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिला हुआ है भारत सरकार की तरफ से, इसीलिए इसको मधुबनी पेंटिंग कह देते हैं। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट, ये जो पेंटिंग है इसके तीन टाइप हैं। देखो 3 टाइप्स। कोई भी पेंटिंग किस पे बनाई जाती है, 3 तरह के, बहुत तरह के सरफेसों पे बनाई जाती है। ये पेंटिंग जनरली 3 तरह के सरफेस पे बनाई गई, बेस्ड ऑन सरफेस। ठीक है, बेस्ड ऑन सरफेस, किस तरह के सरफेस पे, किस तरह के कैनवस पे ये पेंटिंग बनाई गई, इसके आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो पेंटिंग बनाया गया वो पेंटिंग बनाया गया भित्ति चित्र के रूप में। भित्ति चित्र, इसको कहते हैं मुराल पेंटिंग। ठीक है, इसके बाद जो पेंटिंग की गई वो रंगोली बनाई गई। ठीक है, रंगोली, इसको हिंदी में कहते हैं
अरिपन, अरिपन, ठीक है। और लास्ट में जो चित्र बनाए गए, जो सबसे आजकल जो चित्र बनाए जाते हैं वो उनको कहते हैं पट्टचित्र। इसको क्लॉथ पेंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसको कैनवास पेंटिंग भी कह देते हैं। कपड़े का कैनवास, इसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मुराल पेंटिंग की। देखिए, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि अजंता की गुफाओं में और एलोरा की गुफाओं में बहुत सारी पेंटिंग्स की गई हैं। वो सारी पेंटिंग्स मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग कहने का मतलब है कि पूरे दीवार पे पेंटिंग बनाई जाएगी, पूरे दीवार को एज ए कैनवास यूज़ किया जाएगा और उस पर पेंटिंग बनाई जाएगी। तो दीवार पे पेंटिंग कब बनाई जा सकती है? या तो दीवार एकदम जस्ट बन रहा हो, नया नया बन रहा हो। तो जब नया नया बन रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उस पर फ्रेश प्लास्टर होगा, फ्रेश प्लास्टर, ठीक है। अभी प्लास्टर जो है सूखा नहीं है, गीला प्लास्टर है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पेंटिंग बनाना चालू कर देंगे। अभी पूरे तरह से प्लास्टर सूखा नहीं है, दीवार अभी गीला है, चाहे वो मिट्टी का बना हो दीवार, या सीमेंट का बना हो, या किसी भी गारे का, या किसी भी क्ले से बना हो, किसी भी तरह से बना हो। अगर वो दीवार सूखा नहीं है, अभी गीला है, उसके ऊपर हम पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके प्लास्टर के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, फ्रेस्को, फ्रेस्को टेक्निक, ठीक है। और अगर दीवार ऑलरेडी बन चुका है और इसके ऊपर जब हम पेंटिंग करते हैं तो उस पर हमको क्या चाहिए कि मान लो दीवार बन गया है, अब बारिश आएगा, उस पर पेंटिंग करेंगे तो कलर सारा धुल जाएगा। उससे बचाने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, उसको कहते हैं टेम्पोरा टेक्निक, टेम्पोरा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पक्के कलर्स का यूज करते हैं। ऐसे कलर्स, उस कलर्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाएंगे जिनसे वो कलर कभी गिरेगा नहीं। यानी ये बन चुके ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड वॉल पे जो पेंटिंग बनाई जाती है, वेल एस्टैब्लिश्ड वॉल पे जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको कहते हैं टेम्पोरा पेंटिंग। दोनों काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। मुराल पेंटिंग में यहाँ पे फ्रेस्को टेक्निक का काफ़ी यूज़ किया गया, ठीक है। फ्रेस्को का काफ़ी यूज़ किया गया। जनरली फ्रेश प्लास्टर जब होता था उसी वक्त ये पेंटिंग बनाई जाती थी। जैसे ही हमने मुराल कहा, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये पेंटिंग वॉल्स पे बनाई जाती होगी, वॉल्स पे, वॉल्स ऑफ हाउसेस, ठीक है। अब वॉल ऑफ हाउसेस की बात करोगे तो कुछ दीवार कैसे होंगे, घर के बाहर वाले, और कुछ दीवार घर के भीतर वाले। तो घर के जो बाहर वाले दीवार होंगे, आउटर वॉल होंगे, इन आउटर वॉल पे भी कुछ पेंटिंग की जाती होंगी, आउटर वॉल, और कुछ घर के अंदर वाले वॉल होंगे, यानी इंटीरियर वॉल या इनर वॉल, ठीक है। देखो, दोनों पे दो अलग अलग तरह की पेंटिंग की गई। आउटर वॉल पे जो पेंटिंग की गई वो रिलीजियस पेंटिंग की गई, रिलीजियस, ठीक है। ये कुछ इस तरह की पेंटिंग थी जिसमें दिखाया गया कि जो कॉस्मिक शक्तियां हैं वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। इनको पेयर्स में दिखाया गया, जैसे लक्ष्मी और विष्णु की पेंटिंग बनाई जाती थी, शिव पार्वती की पेंटिंग, राधा कृष्ण की पेंटिंग, ठीक है। इसके बाद ये जो इनर वॉल्स थे, ये इनर वॉल्स पे जब पेंटिंग की जाती थी तो वो पेंटिंग ये डिफरेंट तरह की पेंटिंग होती थी। वहाँ पे रिलीजियस पेंटिंग ना बना के डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स के इमेजेस बनाए जाते थे। घरों के जो कॉर्नर्स होते थे, दीवार है, इस दीवार का जो कॉर्नर है, ये दीवार का जो कॉर्नर है, यहाँ पे ये दीवार अगर घर बना हुआ है तो इसका कोई कॉर्नर होगा, कॉर्नर्स ये साइड्स होंगे, ये साइड्स होंगे, ये साइड्स होंगे। तो इन कॉर्नर्स पे ये पेंटिंग्स इस साइड में बनाई जाती थी, ठीक है। ये किसकी पेंटिंग बनाई जाती थी, एनिमल्स की और बर्ड्स की पेंटिंग बनाई जाती थी। इनर यहाँ पे रिलीजियस पेंटिंग, ठीक है, और इनर वॉल पे जनरली बर्ड्स और एनिमल्स की पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है। बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं वो भी किसी न किसी पावर और प्रेस्टीज के सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखोगे तो अगर मान लो लॉयन की बात करते हो, लॉयन की अगर लॉयन की तस्वीर बनाई गई है तो लॉयन किस चीज़ को रिजेंबल करता है, पावर को। अगर एलिफेंट एंड हॉर्स की अगर इमेज बनाई गई है, एलिफेंट और हॉर्स की अगर इमेज बनाई गई है तो ये किसको सिंबलाइज करता है, प्रेस्टीज को, ठीक है, माने ऐश्वर्य को। यहां पे कुछ अन्य तरह की रिलीजियस पेंटिंग बनाई गई, जैसे सन मून की पेंटिंग बनाई गई। ये एज ए रिलीजियस
पेंटिंग नहीं बनाई गई, ठीक है। ये बनाई गई पेंटिंग कॉस्मिक पावर्स के रूप में बनाई गई। जैसे यहाँ पे बनाई गई थी रिलीजियस पेंटिंग, जिसमें गॉडेस डेइटीज की पेंटिंग बनाई गई थी। मून को यहाँ पर एज ए डेइटी नहीं माना गया, एक कॉस्मिक सिंबल माना गया, ये लॉन्ग लाइफ का प्रतीक माना गया, ठीक है, लॉन्ग लाइफ। जैसे यहाँ पे इनको प्रेस्टीज माना गया, एलिफेंट एंड हॉर्स को, यहाँ लायन को पावर का सिंबलाइज किया गया, लायन को पावर से। उसी तरह सन एंड मून की पेंटिंग बनाई गई जो लॉन्ग लाइफ से रिलेटेड बताई गई, ठीक है। तो ये पेंटिंग बनाई गई कहाँ पे, मुराल पेंटिंग, यानी घर के दीवारों पे जो पेंटिंग बनाई गई, उन पेंटिंग्स को हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद बात करते हैं रंगोली क्या बनाई गई। देखो रंगोली कौन बनाएगा, रंगोली बनाएगा जनरली लेडीज बनाती हैं, है कि नहीं। तो घर में जो महिलाएं थीं वही महिलाएं ये सारी पेंटिंग का काम करती थीं, ठीक है। ये रंगोली बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि ये कोर्टयार्ड में, यानी आंगन में, कोर्टयार्ड में जिसको हम कहते हैं आंगन, और जो घर का चौखट होता है उस चौखट के सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ डोर, इन फ्रंट ऑफ डोर, मेन डोर, वहाँ पे ये रंगोली बनाई जाती थी। डिफरेंट तरह की रंगोली आज के डेट में भी बनाई जाती है, दिवाली के टाइम में खास करके, ठीक है। ये जो रंगोली बनाई जाती थी, इनका जो मटेरियल होता था, ये मटेरियल होता था राइस का आटा, यानी चावल का आटा बनाया जाता था, राइस का आटा, ठीक है। इस राइस के आटे को पानी से गूथा जाता था और इसमें नेचुरल कलर्स डाले जाते थे, प्राकृतिक रंग डाले जाते थे, नेचुरल कलर्स, ठीक है। और इसको बनाते वक्त फिंगर्स का यूज़ करते थे, स्टिक्स का यूज़ करते थे और इसको बनाते थे। आज के डेट में भी सेम उसी टेक्निक को बनाया जाता है। अब बात करते हैं पट्टचित्र की, क्लॉथ पेंटिंग की। देखो आज के डेट में जो क्लॉथ पेंटिंग होती है, ये अब किसी चीज़ को लेकर कन्फाइंड नहीं रह गई है। इसमें अब बहुत सारी तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती रही हैं। पहले जो पेंटिंग्स बनती थी मधुबनी में क्लॉथ पे, वो जनरली ह्यूमन बींग से रिलेटेड चीज़ों को बनाया जाता था, लेकिन आजकल इसमें भी रिलीजियस चीज़ों को, रिलीजियस थीम को लेकर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। इसमें बनाने, इसका जो एक मेजर जो पॉइंट एक क्लॉथ पेंटिंग में आता है कि इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आएगा, क्लॉथ को कैनवास के रूप में यूज़ करते हैं, क्लॉथ एज ए कैनवास। कहीं कहीं क्लॉथ नहीं मिलता है तो थिन पेपर पर भी बना देते हैं, ठीक है, पेपर पे भी बना देते हैं। जनरली थिन पेपर पे बनाते हैं लोग, क्योंकि बनाना आसान रहता है नकल करके, ठीक है। क्लॉथ पेंटिंग, इसमें जो फेस, जो इंसान का जो फेस बनाया गया, इंसान का जो फेस बनाया गया, इसमें ब्यूटी को प्रधानता नहीं दी गई। आदमी खूबसूरत दिखे इसकी बात नहीं की गई। जनरली बात क्या की गई, आदमी दिखना चाहिए, माने आउटलाइन होना चाहिए, उसका आउटलाइन इसका क्लियर होना चाहिए। अगर किसी का चेहरा गोल है तो वो चेहरा ऐसे नहीं बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा, इसके ऊपर बाल वाले ऐसे ऐसे नहीं बनाएगा कि ये गोल चेहरे वाला आदमी है, वो ऐसे बना देगा, कंप्लीट सर्कल बनाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर जो कलाकारी करनी होगी वो कलाकारी की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग में जो मेजर चीज़ जिसका यूज़ किया गया वो थे, कुल देवता की फ़ोटो बनाई गई, सन की बनाई गई, मून की बनाई गई, तुलसी के प्लांट की बनाई गई, ठीक है, मैरिज सेरेमनी की बनाई गई। ये पट्टचित्र में आजकल ये सारी चीज़ें काफ़ी बनाई जाती हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखिए मधुबनी पेंटिंग बेसिकली कास्ट सेग्रीगेशन को दिखाती थी पहले, ठीक है, कास्ट बेस होती थी ये, ठीक है। कास्ट बेस करने का तात्पर्य ये है कि एक तो इसको मधुबनी पेंटिंग को जनरली लेडीज, ठीक है, लेडीज ही बनाती थी, बट मिथिला रीजन की लेडीज महिलाएं बनाती थी। इनमें जो अपर क्लास की महिला होती थी, अपर क्लास की महिला, अपर क्लास, ये कलरफुल इमेजेस बनाती थी, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करती थी, ब्राइट कलर्स का यूज़ करती थी।
और ब्राइट कलर्स का यूज़ करके वो सारी पेंटिंग्स को बनाती थी। देखिए कौन कौन से कलर्स का यूज़ करती होंगी। इन जनरल जो कलर्स आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं से, मान लो कौन से कलर मिल जाएंगे, वाइट कलर, तो जनरली ये बैकग्राउंड भी हो जाता है, ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, पिंक, येलो, ठीक है, इन सारे कलर्स का यूज़ किया जाता रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोअर कास्ट महिलाएं होती थीं या जो निचले तबके की महिलाएं होती थीं, वो जनरली रेड और ब्लैक कलर का यूज़ करती थीं, लाल और काले रंग का इस्तेमाल करती थीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा एक कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन जो इसमें दिखता है, मिटाइए इसको, फोर्थ पॉइंट में ही आएगा। दूसरा एक कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन दिखता है कि ये जो मधुबनी पेंटिंग है, इसमें फोर्थ में फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये कि मधुबनी पेंटिंग के 5 स्टाइल्स थे, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग के 5 स्टाइल थे। ये 5 स्टाइल उस वक्त की महिलाओं के द्वारा प्रैक्टिस में लाए जाते थे। कब? 1960s में। 1960s में 5 तरह के स्टाइल थे जो उस वक्त की महिलाएं पेंट करती थी। कौन कौन से स्टाइल थे देखिए। गोदना, कोहबर, गोदना समझ में आता है? गोदना जो है बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर जो महिलाएं होती हैं वो अपने हाथ में गोदना गोदवाती हैं, जिसको आजकल इंग्लिश फैशन में कहते हैं टैटू। तो वो टैटू की तरह से ही होता है गोदना। कुछ जिस तरह गोदना गोदा जाता था उसी तरह की पेंटिंग बनवाई जाती थी, पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है। भरनी, कचनी और तांत्रिक, ठीक है। तो ये 5 तरह के स्टाइल पाए जाते थे। कब? 1960s में। आज के डेट में भी बनाए जाते हैं। इनमें एक खास बात ये थी कि जो ये लास्ट का 3 है ये अपर क्लास के द्वारा बनाया जाता था। अपर क्लास जनरली ब्राह्मण जो लेडीज थी या कायस्थ लेडीज थी उनके द्वारा इन तीनों की पेंटिंग बनाई जाती थी। लोअर कास्ट के द्वारा ये 2 पेंटिंग बनाई जाती थी। लेकिन आज के डेट में ये किसी तरह का अंतर रह नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग में ज्योमेट्री का काफ़ी यूज़ किया गया है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का काफ़ी यूज़ किया गया है। 5th पॉइंट, यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, ठीक है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस में ज़्यादातर करके स्क्वायर या आयत, सर्कल, ट्रायंगल्स, लाइंस, इनका काफ़ी यूज़ किया गया है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया गया है। 6 पॉइंट, कोई भी स्पेस पेंटिंग में खाली नहीं छोड़ा जाता था। नो स्पेस इज लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। कोई जगह खाली नहीं होगा पेंटिंग में। पेंटिंग बनाएंगे तब देखेंगे पेंटिंग बना के एक कैसी थी, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती थी। अगर सपोज चेहरा बनाएगा तो चेहरा में भी गाल का जो एरिया होगा वहाँ पे कुछ पेंटिंग बना के उसको रंग देगा, टैटू टाइप का, ठीक है। 7th पॉइंट, जो इसमें टूल यूज किए गए, कौन कौन से टूल यूज किए गए। टूल का मतलब क्या हुआ, किस चीज़ से बनाया जाता था। देखो बहुत सारे टूल यूज किए गए। सबसे पहला तो ब्रश हो गया, आप ब्रश से बना सकते हो। ब्रश नहीं है तो आप फिंगर से बना सकते हो, फिंगर से बनाया जाता था। फिंगर नहीं है तो ट्विग से बनाया जाता था, ठीक है, घास फूस कुछ जैसा होगा। वो भी नहीं है तो अगर उपलब्ध है तो नीब के पेन से बनाया जाता था, नीब पेन, ठीक है। ब्रश से, फिंगर से, ट्विग से
निब पेन से, इन सारी चीज़ों से इसको बनाया जाता था। अगर इनमें से भी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो माचिस की तीली, मैच स्टिक, ये तो अवेलेबल होती है मैच स्टिक, तो मैच स्टिक से बनाया जाता था या बनाया जाता है। आज के डेट में भी इन सारी पेंटिंग्स को बनाया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बनाई जाती थी, आज के डेट में भी कुछ चीज़ों का प्रचलन पहले की तुलना में बढ़ गया है और नई चीज़ें इसमें अडॉप्ट कर ली गई हैं। ठीक है, ये हो गई टूल्स की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किन लोगों ने इस आर्ट को काफ़ी पॉपुलर कर दिया, यानी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। 8 पॉइंट, सारे पॉइंट वाइज लिखते जाओ ताकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट आएगा पीटी में खास करके तो कोई छूटेगा नहीं। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, सबसे पहले नाम आता है सीता देवी जी का। इनको पद्मश्री मिला है, बिहार रत्न मिला है। ठीक है, पद्मश्री मिला है, बिहार रत्न मिला है। ठीक है, दूसरा नाम आता है जगदम्बा देवी जी का, जगदम्बा, इनको भी पद्मश्री मिला है। गंगा देवी, इनको भी पद्मश्री मिला है। एक और नाम आता है महासुंदरी देवी, महासुंदरी देवी, इनका भी पद्मश्री मिला है। इनके एक बेटे और बहू थे, बेटे और बहू, उनका नाम एग्जैक्टली अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, उनको भी पद्मश्री मिला है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर करके महिलाएं ही हैं, कुछ एक पुरुष हैं जो इस पेंटिंग को बनाते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये पेंटिंग कैसे बनती है। ठीक है, देखो इस पेंटिंग को बनाने के लिए जब अगर इनकेस पूछ दिया एग्जाम में और मेंस में पूछ दिया और इसको बनाना पड़ा तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनेगा, इसका आउटलाइन बनाएगा, बॉर्डर बनाएगा। किसी भी पेंटिंग का सबसे पहले बॉर्डर बनाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्केल में हम नहीं बना रहे हैं, इस बात को देखना है। इस बॉर्डर को डेकोरेट किया जाएगा। तो देखो, तो ये एक ज्योमेट्रिकल संरचना है, या तो ये आयत है या तो ये स्क्वायर है, या मतलब कहने का मतलब एक चतुर्भुज है। इसके बाद बीच में एक फेस का निर्माण किया जाए, एक फेस बनाया जाए। देखो सर्कल बना दो। ठीक है, अब इस सर्कल में आईज बनाना है, नोज बनाना है। आईज, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस पेंटिंग को बनाना। एग्जाम में अगर आएगा तो इसको आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको डेकोरेट करना है। आप देखते जाओ। क्लियर है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन से जा रही हैं केवल, और कुछ नहीं जा रहा है। अब इस पे लाइंस का यूज करो। देखो ये डिफरेंट तरह की लाइनिंग इस पे बनाई जाएगी। कोई भी एरिया, इस पेंटिंग का कोई भी एरिया बाकी नहीं रहेगा, सारे एरियाज को भर दिया जाएगा, किसी भी एरिया को बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा जो बाकी होगा, और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल डिजाइन से इन सारे एरियाज को फिल कर दिया जाएगा। एक तरह से ये ट्रायंगल है। अब उतना समय नहीं है कि ट्रायंगल बनाने बैठे। ठीक है, ट्रायंगल बना।
इसके बाद का जो अंदर का एरिया बना, इसका आंख बन गया। अब देखो बच गया बीच वाला, बीच वाले को भी फिल कर देते हैं रंग कलर से। देखो इसको भी लाइन से फिल कर देंगे। कोई भी मधुबनी पेंटिंग उठाओ और ये मधुबनी पेंटिंग ऑलमोस्ट इसी तरह बनी हुई मिलेगी। तो एग्ज़ाम में अगर सपोज मेंस में आता है बनाने के लिए, मधुबनी पेंटिंग के बारे में लिखने के लिए, तो हमको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा और हम एक मधुबनी पेंटिंग उसको बना के एग्ज़ाम में दिखा देंगे। इससे क्या साबित होगा कि इस बंदे को मधुबनी पेंटिंग की इन डेप्थ समझ है। कोई भी एरिया खाली नहीं छोड़ा गया है, सारे एरिया में कुछ न कुछ लाइनिंग खींच दी गई है। ठीक है, ये मधुबनी पेंटिंग है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, दिस इज मधुबनी पेंटिंग। तुरंत तैयार हो गया। ठीक है, आई होप मधुबनी पेंटिंग में, इसमें टोटल हमारे पास 8 पॉइंट हैं। इन 8 पॉइंट में आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं आया होगा। अब हम बात करते हैं मंजूषा पेंटिंग की। देखिए मंजूषा पेंटिंग जो है वो भागलपुर रीजन में, मिटा दे इसको, वो भागलपुर रीजन में बनाई जाती है। आज के डेट में भी वो भागलपुर के रीजन में ही बनाई जाती है। मंजूषा पेंटिंग बेसिकली एक स्क्रॉल पेंटिंग है, यानी स्टोरी बेस्ड पेंटिंग है। ठीक है, अब देखो मंजूषा पेंटिंग कहाँ पे बनाई जाती है? भागलपुर में। भागलपुर का एरिया मैप हमने पढ़ा है, कहाँ पे आता है? गंगा नदी जहाँ से बाहर निकलती है, कहाँ से बाहर निकलेगी? गंगा नदी ऐसे प्रवेश करती है, ऐसे बाहर निकलती है इस यहाँ से। तो भागलपुर का एरिया कौन सा हो गया? ये एरिया। बेसिकली जो मंजूषा पेंटिंग है, अब हम बात करते हैं मंजूषा पेंटिंग की। मंजूषा पेंटिंग कहाँ पे पाई जाती है? अंग देश में, अंग एरिया। अंग एरिया माने कौन सा एरिया हुआ? भागलपुर, मुंगेर नहीं। तो यहां पे पाया जाता है क्या, बनाया जाता है क्या? मंजूषा पेंटिंग। ये एक, ठीक है, मंजूषा पेंटिंग एक स्क्रॉल पेंटिंग है, यानी कि ये स्टोरी बेस्ड पेंटिंग है। स्टोरी बेस्ड पेंटिंग है। इसको क्या कहते हैं? स्क्रॉल पेंटिंग। किस चीज की स्टोरी होती है? बिहुला, बिहुला और बिसहरी, इसकी कहानियां काफ़ी वहाँ पे प्रचलित हैं और इन्हीं कहानियों के बेस पे, स्टोरी बेस्ड पे ये सारी पेंटिंग बनाई जाती रही है। इस पेंटिंग को अगर ट्रेस करेंगे तो इसका ट्रेस मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, आईवीसी तक। हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय भी वो पेंटिंग वहाँ पर की जाती रही है। यानी जब हड़प्पा के लोग इस अपने भारत के पश्चिमी सिरे पे थे, उस वक्त पूर्वी सिरे पर भी लोग काफ़ी एक्टिव थे और वो इस तरह की पेंटिंग्स को बनाते थे। इस पेंटिंग्स में लाइंस का काफ़ी यूज़ किया जाता है। लाइन, ठीक है, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, इस तरह के लाइंस का, टेढ़ी लाइन, इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। लाइंस का काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये पेंटिंग बेसिकली लोअर क्लास पीपल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस पेंटिंग में केवल 3 ही कलर का यूज किया जाता है। कौन से कलर है? हरा, ग्रीन, पीला, येलो और गुलाबी, पिंक। ठीक है, ग्रीन कलर से ये जितने लाइंस थे ये ग्रीन कलर से पेंट किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज पेंटिंग की जाती है? स्नैक, शिवा, जनरली शिवलिंगा, एनिमल्स, एनिमल्स में हॉर्स, एलिफेंट, मनसा। ठीक है, इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती है। अब ये पेंटिंग कैसे बनाई जाती है? इसके फेमस लोग कौन से थे? देखो, फेमस नाम इस पेंटिंग में, मंजूषा पेंटिंग में आता है चक्रवर्ती देवी का।
चक्रवर्ती देवी का, ठीक है। और फेमस जब इमेजेस की बात करेंगे, चंदू सौदागर, इसकी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। इस पेंटिंग में एक और चीज़ रह गया, इस पेंटिंग में 9th पॉइंट, बॉर्डर्स बनाना कंपलसरी है। बॉर्डर्स आर कंपलसरी, बिना बॉर्डर के ये पेंटिंग आप नहीं बना सकते हैं। 5 तरह के बॉर्डर्स बनाए जाते थे, 5 टाइप ऑफ बॉर्डर्स। जैसे मान लो बेलपत्र का डिजाइन बनाएगा, स्नैक का डिजाइन बनाएगा, स्नैक का, सांप का, त्रिभुज बनाएगा, नहीं और क्या बना सकता है, बेलपत्र, स्नैक, त्रिभुज, लहरिया डिजाइन, लहर वाली डिजाइन, लहरिया, और लास्ट में 5वां मोखा, ठीक है। वहाँ लोकल कोई नाम है जिसमें ये चीज़ दिया गया है। तो ये 4 तो एकदम क्लियर है किस तरह के ये बनाए गए होंगे। मोखा भी क्या होगा, इसी से रिलेटेड कोई चीज़ होगा, कोई ज्योमेट्रिकल कोई आकृति होगी जिस तरह के बॉर्डर्स बनाए जाते थे। अब हम देख लेते हैं कि ये पेंटिंग कैसे बनाई जाती थी। इस मैप की अब आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं। देखो थोड़ा बहुत हाथ को प्रैक्टिस कराओ ताकि कोई भी पेंटिंग वगैरह हो तो वो अपने हाथ से आसानी से बन जाए। बॉर्डर्स आर कंपलसरी, तो बॉर्डर तो बनेगा, बॉर्डर बन गया, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर में जो कई तरह के बॉर्डर्स हैं, तो मान के चलो कि इसमें अगर त्रिभुज बॉर्डर बना रहा है तो त्रिभुज बॉर्डर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, त्रिभुज। ये लहरिया भी बोल सकते हो इसको। अब इसमें मेन चीज क्या है कि जो आदमी बनाएगा, देखो आदमी जो बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा। एक घोड़ा पर बैठा हुआ है, एक किसी जीव पर बैठा हुआ है, जिस पे भी बैठा हुआ है ये, इसका पूंछ निकला हुआ है, इसका आंख और इसका मूंछ, ठीक है। यहाँ पे अगर सूरज की रोशनी जा रही है तो सूरज की रोशनी में भी सूरज भगवान को बनाएगा, तो इसके ऊपर ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के बाद इसमें सूरज को भी सेम फिगर, नाक, ओठ, और ओठ के बाद एक मूंछ बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कहने का, देखो डिस्टिंक्ट फीचर्स में पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10, 10वां पॉइंट क्या निकालोगे इसमें कि नोज जो बनाया जाता है वो शार्प बनाया जाता है, शार्प। आईज जो बनाई जाती हैं वो सिलेंड्रिकल बनाई जाती हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है। और मर्दों में मोस्टिक्स कंपलसरी होता है, मोस्टिक्स कंपलसरी होता है, ठीक है। ये एक हमने डिराइव किया जब हमने पेंटिंग बनाया इससे, ठीक है। बाकी का जो एरिया होता है वो कलरफुल होता है, एक सिंपल कलर से पेंट कर दिया, बैकग्राउंड के जैसे रेड से कर दिया, येलो से कर दिया, लाइट कलर से कर दिया। इसको मधुबनी पेंटिंग की तरह से पूरा फिल नहीं करेगा। ओके, सो ये क्या था, मंजूषा पेंटिंग। क्लियर है, 10 पॉइंट मंजूषा पेंटिंग में। कहीं भी कोई भी तरह का प्रश्न आएगा आपसे आसानी से बनना चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।